कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित कपूर फ्रेट लिमिटेड का गोदाम रात के 10 बजे तक लगभग सूना हो चुका था। ट्रक लोडिंग का शोर कम होता जा रहा था और अधिकतर कर्मचारी अपनी शिफ्ट पूरी कर घर लौट चुके थे। लेकिन इसी समय एक सादी सी महिला अपनी फीकी पड़ चुकी यूनिफॉर्म में रसोई के पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। उसका नाम था मीरा। उम्र करीब 40 के आसपास, दुबली पतली काया, माथे पर हमेशा एक शिकन और आंखों में थकान के पीछे छिपी एक गहरी स्थिरता। वो रोज की तरह आज भी रसोई की बाईं ओर रखे स्टील के कंटेनर की तरफ झुकी। उसमें बचा हुआ खाना था कुछ चावल, थोड़ी दाल और एक अधखाई सब्जी जो मसालों से अब भी खुशबू दे रही थी। क्या थोड़ा खाना बचा है लीला दीदी? मीरा ने धीमे स्वर में पूछा। लीला, रसोई प्रमुख जो मीरा को वर्षों से जानती थी, बिना कुछ कहे एक स्टील का डब्बा भरने लगी। उसने चुपचाप मीरा की ओर एक नजर डाली। ना दया थी उसमें, ना सहानुभूति, बस एक समझ। थोड़ा अचार भी रख दूं? लीला ने हल्की मुस्कान में पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, न कोई हिचक, मानो ये एक दिनचर्या हो। डब्बा एक पुराने कपड़े में लपेटा गया। फिर मीरा ने उसे अपनी झोली में रखा और बिना किसी से बात किए पीछे के गेट से बाहर निकल गई। लेकिन इस बार उसकी ये आदत कैमरे में कैद हो चुकी थी। सीसीटीवी रूम में बैठे एक जूनियर सुपरवाइजर ने अगले दिन सुबह इसकी क्लिप को रूटीन रिव्यू में देखा और तुरंत अपनी रिपोर्ट तैयार की। वर्कर मीरा क्लीनिंग स्टाफ बार बार कंपनी की रसोई से खाना ले जाती है बिना अनुमति। रिपोर्ट प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर राजन के पास पहुंची। राजन वैसे भी नियमों का बड़ा सख्त अनुयायी था। उसने झट से रिपोर्ट को गंभीर बताया और नियम 17.3 के तहत इंफ्रैक्शन नोटिस जारी करने की सिफारिश कर दी। लेकिन उसी दिन दोपहर तक किसी अज्ञात कारण से वो रिपोर्ट कंपनी के सीईओ अरविंद कपूर की टेबल पर पहुंच गई। अरविंद आमतौर पर ऐसे छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनकी दिनचर्या व्यस्त और योजनाओं से भरी होती थी, निवेश, विस्तार, प्रदर्शन रिपोर्ट्स। लेकिन रिपोर्ट की हेडलाइन ने उनका ध्यान खींचा। रिपीटेड वायलेशन बाय नाइट क्लीनर कैरिंग फूड आउटसाइड किचन प्रेमिसेस। उन्होंने फाइल खोली और वीडियो प्ले किया। वीडियो में दिखाई दे रही महिला का चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह धीरे से खाना मांग रही थी। कोई संवाद नहीं, कोई चुपकेपन का भाव नहीं, बस एक सहजता, जैसे यह एक आवश्यक कार्य हो। अरविंद की उंगलियां माउस पर रुकी रहीं। वीडियो खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी नजर स्क्रीन पर टिकी रही। कोई शब्द नहीं, बस एक मौन जिसमें कुछ चुभ रहा था। उन्होंने मीरा की प्रोफाइल मंगवाई। नाम मीरा देवी। स्थान सुंदर बस्ती, मलिक बाजार के पीछे। स्थिति विधवा, कोई छुट्टी रिकॉर्ड में नहीं पिछले 3 वर्षों में। प्रदर्शन नियमित, बिना किसी शिकायत। वेतन 9,500 रुपये प्रति माह। फाइल पढ़ते हुए अरविंद के सामने मीरा का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। एक महिला जो कुछ नहीं मांगती, सिर्फ एक डब्बा खाना ले जाती है रोज। अगली सुबह अरविंद ने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया, हेडक्वार्टर नहीं, मुझे सीधे गोदाम ले चलो। ड्राइवर ने पूछा नहीं। गाड़ी बिना झंडे, बिना सुरक्षा, सीधे सुंदर बस्ती की ओर चल दी। सुंदर बस्ती कोलकाता के भीड़भाड़ वाले मलिक बाजार के पीछे की एक तंग गलियों वाली झुग्गी, जहां लोग जिंदगी को जैसे तैसे पकड़े हुए हैं। यहां अरविंद पहले कभी नहीं आए थे। गाड़ी जैसे ही मुड़ी, धूल, बदबू और बच्चों की चीखों ने उनका स्वागत किया। गाड़ी एक कोने में रुक गई। मीरा की साइकिल को उन्होंने पहचान लिया, वही पुरानी नीली साइकिल जिसके पीछे एक मटमैला थैला लटक रहा था। मीरा एक संकरी गली में मुड़ी और एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी के सामने रुकी। दरवाजा अधखुला था
भीतर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। अम्मा आ गई, एक छोटी सी लड़की चिल्लाई। मीरा ने बिना बोले थैला खोला, डब्बा निकाला और 3 स्टील की प्लेटों में खाना बांट दिया। अरविंद दूसरी ओर गाड़ी में बैठा सब देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। 3 नहीं, 6 नहीं, 10 बच्चे थे उस घर में, उम्र 5 से 14 के बीच। सबने मीरा को अम्मा कहा। कोई झगड़ा नहीं, कोई मांग नहीं, बस खाना खा रहे थे, भूखे मगर शांत। अरविंद की सांस धीमी हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ जो नियम उन्होंने बनाए थे वो इस कमरे में कोई मायने नहीं रखते। एक अधपका चावल का दाना, एक अधभुना आलू और एक अम्मा, ये इस घर का संविधान था। गाड़ी में बैठा वो आदमी जो अब तक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और ग्राफ्स से भविष्य तय करता था, उस रात खिड़की के पार देखता रहा एक परिवार जिसे दुनिया ने कभी माना ही नहीं, मगर जो हर रात एक बंधन में बंध जाता था, एक ठंडे भोजन के सहारे। और पहली बार अरविंद कपूर ने महसूस किया कि शायद नियम से ज्यादा जरूरी होता है रह जाना। सुबह की भीड़-भाड़ में जब लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, अरविंद कपूर की गाड़ी सुंदर बस्ती की एक तंग गली से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन उनका मन वहीं छूट गया था, उस झोंपड़ी के दरवाजे पर, जहां 10 बच्चे चुपचाप 3 थालियों में बंटे हुए ठंडे खाने को ऐसे खा रहे थे जैसे वो किसी भोज में शामिल हों। कार वापस गोदाम की ओर चल रही थी, लेकिन अरविंद की सोच उसी रात में उलझी हुई थी। वो एक सीईओ था, सिस्टम का आदमी जिसे नियमों पर पूरा विश्वास था। लेकिन उस रात नियम बौने लगने लगे थे। गोदाम पहुंचकर उन्होंने सीधे अपने पुराने ऑफिस में कदम रखा। वो कमरा अब इस्तेमाल में नहीं था, धूल जमी हुई थी, फाइलों की अलमारी में जाले और एक कोना जहां एक पुरानी कुर्सी अब भी रखी थी, वो ही कुर्सी जिस पर बैठकर अरविंद ने कंपनी के पहले 10 ट्रक खुद लोड करवाए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और स्टाफ को आदेश दिया, मीरा को मिलने के लिए भेजो। अकेले। अभी। करीब 20 मिनट बाद मीरा उस पुराने ऑफिस में दाखिल हुई। सिर झुका हुआ, चेहरा खाली, आंखों में कोई सवाल नहीं, जैसे उसे पता था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। बैठो, अरविंद ने इशारा किया। मीरा चुपचाप बैठ गई। कमरे में एक भारी मौन था, जिसमें बस पुराने पंखे की धीमी घरघराहट थी। तुम रोज खाना क्यों ले जाती हो? अरविंद ने सीधे पूछा। बच जाता है। और वहां खाने वाला कोई नहीं होता। मीरा का स्वर धीमा था, लेकिन साफ। कौन है वो बच्चे? अरविंद की आवाज में अब नरमी थी। कुछ अनाथ हैं, कुछ छोड़ दिए गए। कोई माँ के बिना है, कोई बाप के। कभी किसी ने चुपचाप छोड़ दिया दार्शनिक पुल के पास, कभी कोई ट्रेन में अकेला मिला। सबको कोई पूछने वाला नहीं। तुम उन्हें पाल रही हो? मीरा ने सिर हिलाया, जैसे इसमें कुछ नया नहीं था। क्यों? इस बार मीरा की आंखें उठीं। पहली बार उसने अरविंद की आंखों में सीधे देखा। क्योंकि कोई और नहीं करता। कमरे में फिर चुप्पी फैल गई। अरविंद के सामने बैठी महिला कोई क्रांतिकारी नहीं थी, न ही कोई समाज सेविका। वो सिर्फ एक औरत थी जो रोज रात को झाड़ू लगाकर, बाल्टी उठाकर बदले में मिलने वाले 9,500 रुपए से 10 जिंदगियां जोड़ रही थी। तुम्हारा कोई परिवार? अरविंद ने पूछा। था। पति था। उसी कंपनी में ड्राइवर था। 4 साल पहले मालगाड़ी एक्सीडेंट में गया। कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद ये बच्चे मिलते गए। अरविंद को एक झटका सा लगा। उसे उस हादसे की याद आई। रिपोर्ट आई थी, ड्राइवर की गलती, सिस्टम फेल नहीं हुआ, मशीनरी ठीक थी, उसने दस्तखत किए थे, मुआवजे का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो फाइल महज एक केस नंबर नहीं थी, वो मीरा की जिंदगी थी।
तुम जानती हो कि ये नियमों के खिलाफ है? अरविंद ने आखिरी सवाल पूछा। हाँ। फिर भी करती हो? हाँ। डर नहीं लगता? मीरा की आवाज इस बार तेज थी। डर उन्हें होता है जिनके पास कुछ बचा होता है। मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा। अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ। मीरा, तुम्हें एक नोटिस दिया गया है। तुमने नियम तोड़ा है। लेकिन उसने सांस भरी। शायद सिस्टम भी टूटा हुआ है। मीरा कुछ नहीं बोली। तुम्हें फिलहाल कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, अरविंद ने कहा। मीरा की आंखों में हल्का सा संदेह उभरा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वो उठकर जाने लगी। 1 मिनट, अरविंद ने रोका। तुम्हें कल शाम को फिर मिलना है। इस बार सुंदर बस्ती में। मीरा थोड़ा चौंकी, लेकिन सिर हिलाया और चली गई। उसी शाम अरविंद ने खुद अपनी कार चलाई। किसी को नहीं बताया, कोई सुरक्षा नहीं, कोई पीए नहीं। वो सीधे सुंदर बस्ती की ओर बढ़ा। गली में पहुंचकर उसने कार दूर पार्क की और पैदल चला। आसपास के लोगों ने एक अनजान, साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी को देखा, पर कोई सवाल नहीं किया। यहाँ हर चेहरा नया होता है, और हर दिन कोई न कोई आता है सर्वे करने, फोटो खींचने और फिर गायब हो जाने। मीरा की झोंपड़ी के पास पहुंचकर अरविंद ने देखा बच्चे सब बैठकर होमवर्क कर रहे थे। कोई फर्श पर किताब खोलकर गणित कर रहा था, कोई हिंदी की लाइनें दोहरा रहा था। मीरा ने उसे देखा तो बिना कहे एक लकड़ी की पट्टी पर बैठने का इशारा किया। अरविंद बैठ गया। ये सब स्कूल जाते हैं? उसने पूछा। हाँ, पास के सरकारी स्कूल में। रानीस बसे बड़ी, बाकी सबको ले जाती है। फीस? कुछ नहीं। किताबें पुरानी मिल जाती हैं। कपड़े सिलवाती हूँ। अरविंद ने देखा दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटका था, जिसके कोने में पेंसिल से लिखा था, अगले हफ्ते स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता। तभी रानी पास आई और अरविंद के सामने बैठ गई। आप वही हैं जो मम्मी को डांटने वाले थे? उसने सीधा पूछा। अरविंद मुस्कराया। शायद था। अब नहीं हूं। रानी थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर कहा, आपको पता है, आज हमारे पास आम की चटनी है। बहुत स्पेशल दिन है ये। अरविंद ने पहली बार जाना कि एक आम की चटनी भी किसी दिन को खास बना सकती है। उस रात मीरा ने बच्चों को खाना परोसा। सबने मिलकर खाया। अरविंद ने मना किया, लेकिन रानी ने जबरदस्ती उसकी थाली में थोड़ा चावल डाला। कम से कम स्वाद तो चखिए, उसने कहा। अरविंद ने पहली बार किसी झुग्गी में खाना खाया। प्लेट ठीक, न चम्मच न गद्दा, लेकिन उसे लगा जैसे उसने पहली बार खाना चखा है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात जब बच्चे सो गए और झोंपड़ी की बत्ती बुझ गई, अरविंद अब भी बाहर बैठा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, अगर ये सब गलत है तो सही क्या है? अगली सुबह ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में असिस्टेंट मैनेजर राजन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसमें मानव संसाधन विभाग की अधिकारी नेहा, रसोई प्रमुख लीला और सिक्योरिटी सुपरवाइजर रमेश को शामिल किया गया। मीटिंग का एजेंडा एक लाइन में लिखा था, वर्कर मीरा देवी का अनुशासनात्मक मूल्यांकन। नेहा ने मीरा की फाइल मेज पर रखी, साफ सुथरी, कोई शिकायत नहीं, कोई अनुपस्थिति नहीं, कोई चेतावनी नहीं। राजन ने कड़वी आवाज में कहा, काम अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि नियम तोड़े जाएं। पर ये खाना तो वैसे भी फेंका जाता है, लीला धीमे स्वर में बोली। तो क्या अब हर कोई बचे हुए खाने का हकदार हो जाएगा? फिर किसे कितना मिलेगा, कैसे तय होगा? राजन ने तीखे स्वर में जवाब दिया। अगर एक को छूट दी तो बाकी लोग भी मांगेंगे। सिस्टम ऐसे नहीं चलता।
नेहा चुप रही। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। मीटिंग के बीच दरवाजा खुला। अरविंद कपूर भीतर आए। सब चुप हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीईओ इस मीटिंग में खुद शामिल होंगे। बैठिए, उन्होंने कहा और खाली कुर्सी पर बैठ गए। मुझे स्थिति की पूरी जानकारी चाहिए, अरविंद ने आदेश दिया। राजन ने अपने दस्तावेज निकाले और एक सधे स्वर में बोले, सर, वर्कर मीरा देवी कई बार कंपनी की रसोई से खाना लेकर घर गई हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। ये आचरण कंपनी नीति के खंड 17.3 का उल्लंघन है। अरविंद ने पूछा, ये खाना किसे दिया गया? हम निश्चित नहीं कह सकते, सर। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसने बाहर के लोगों को खाना दिया है, यानी गैर कर्मचारी। अरविंद ने नेहा की ओर देखा। मीरा की सेवा रिपोर्ट? नेहा ने फाइल खोली। सर, वो पिछले 3 वर्षों से निरंतर काम कर रही हैं, बिना किसी अवकाश के। कोई अनुशासनात्मक शिकायत नहीं है। राजन ने फिर टोका, पर नियम तो टूटा है, सर। भावना से नीति नहीं बनाई जाती। अरविंद चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उनकी नजरों में कुछ बदल रहा था। मीरा कहाँ है? उन्होंने पूछा। बाहर वेटिंग एरिया में, नेहा ने कहा। उसे अंदर भेजिए। कुछ ही देर में मीरा कमरे में दाखिल हुई। वो शांत थी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके पैर ठोस थे। आपको पता है कि इस मीटिंग का मकसद क्या है? अरविंद ने पूछा। जी, मीरा ने कहा। क्या आप अपना पक्ष रखना चाहेंगी? मीरा ने सबकी ओर देखा, फिर बोली, मुझे नियम का उल्लंघन नहीं करना था। पर जब आपके सामने रोज 10 भूखे बच्चे हों, तो आप रोटी को नहीं देख पाते, सिर्फ चेहरों को देखते हैं। राजन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हम मानते हैं कि भावना महत्वपूर्ण है, पर व्यवस्था के बिना संस्था नहीं चलती। मीरा चुप रही। अरविंद ने पहली बार मीरा की ओर सीधा देखा। आपने नौकरी छोड़ने की अर्जी दी है? हाँ, मीरा ने सिर झुकाकर कहा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण बाकी लोगों की नजरें झुकें। अगर मेरा होना किसी नियम के लिए बोझ बन रहा है, तो मेरा जाना बेहतर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा के हाथ से पेन छूट गया। लीला की आंखें नम हो गईं। राजन ने फिर कहा, अगर इस एक मामले को नजरअंदाज किया गया, तो ये भविष्य में एक परंपरा बन जाएगी। अरविंद ने अपने सामने रखी फाइल को बंद किया। और अगर इस मामले को उदाहरण बना दिया गया, तो हम क्या संदेश देंगे? उन्होंने धीरे से कहा। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अरविंद ने मीरा से कहा, आप जा सकती हैं। मीरा सिर झुकाकर बाहर चली गई। अरविंद उठे और कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हुए बोले, मैं इस विषय पर विचार करूंगा। फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। शाम को अरविंद ने अकेले लीला को बुलाया। मीरा हर दिन खाना ले जाती है? लगभग हर दिन। कभी एक रोटी, कभी थोड़ी दाल। मैंने कभी नहीं पूछा क्यों, लेकिन अब समझ में आता है। कभी उसने ज्यादा मांगा, कभी नहीं। कभी अपनी थाली नहीं भरी, सिर्फ उतना लिया जितना जरूरी था। अरविंद ने गहरी सांस ली। आप कल सुंदर बस्ती चल सकती हैं मेरे साथ? लीला चौंकी, सर, बस एक बार देखना है। अगली शाम अरविंद और लीला दोनों पैदल सुंदर बस्ती पहुंचे। बच्चे बाहर खेल रहे थे। मीरा अंदर कुछ सिलाई कर रही थी। लीला ने जो देखा, उसने उसकी सोच बदल दी। पुराने कपड़े, फटा हुआ बिछावन, 2 स्टील की प्लेटें, एक छोटा चूल्हा। पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। ये सब? एक रोटी से लीला बुदबुदाई। मीरा बाहर आई,
उसने अरविंद और लीला को देखकर नमस्कार किया। अरविंद ने कहा, हम सिर्फ मिलने आए हैं, कोई आदेश नहीं, कोई फैसला नहीं। मीरा ने सिर झुकाया। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लीला बोली, और मैं चाहती हूं कि अब कोई और ये भूख न सहे। अरविंद की आंखों में एक अलग ही चमक थी। शहर में कहीं मीटिंग्स, फाइल्स और नीतियों की दुनिया चल रही थी, पर सुंदर बस्ती की इस संकरी गली में एक छोटा सा सत्य खड़ा था, बिना शोर के, बिना ताली के, सिर्फ अपने वजूद से। उस रात अरविंद ने तय किया कि अगली मीटिंग वो नहीं बुलाएंगे। अगली बार वो जवाब देंगे, एक नेता की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। अगले कुछ दिनों तक गोदाम में कोई बड़ा हलचल नहीं हुआ। मीरा ने फिर से काम पर लौटना शुरू कर दिया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो वही बाल्टी, वही झाड़ू, वही कोने की सफाई, सब उसी क्रम में करती रही, जैसे पिछले कई वर्षों से करती आ रही थी। किसी ने उससे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन सबकी निगाहें अब थोड़ी अलग थीं। कुछ में सम्मान था, कुछ में सवाल। अरविंद कपूर भी अपने रूटीन में लौट चुके थे। मीटिंग्स, कॉल्स, अगली तिमाही की योजनाएं, निवेशकों की समीक्षाएं, सब कुछ जैसे फिर से पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था। लेकिन कहीं न कहीं उनकी सुबह अब मीरा की चुप्पी से शुरू होती थी और रात सुंदर बस्ती की यादों में ठहर जाती थी। एक दिन लीला उनके केबिन में आई। उसके हाथ में एक अखबार था। सर, ये देखिए। अखबार की पहली पन्नी पर एक हेडलाइन थी, अम्मा ऑफ सुंदर बस्ती, एक झुग्गी की मसीहा या भावनाओं की चतुर चाल। नीचे एक फोटो छपी थी, मीरा की, हाथ में स्टील का डब्बा लिए, बच्चों के बीच बैठी। ये कहाँ से आया? अरविंद ने पूछा। कोई लोकल ब्लॉगर था, पिछले हफ्ते सुंदर बस्ती में आया था। बच्चों से बात की, तस्वीरें खींची, फिर बिना पूछे सब ऑनलाइन डाल दिया। अरविंद ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि ये होना ही था। अब मामला निजी नहीं रहा था। 2 दिन के भीतर सोशल मीडिया पर मीरा की कहानी वायरल हो गई। कुछ लोग भावुक हो गए, एक महिला जो अपने दम पर 10 बच्चों को पाल रही है, बिना किसी सरकारी मदद के। पर वहीं दूसरी ओर सवाल उठने लगे, क्या ये सच है? कहीं ये प्रचार तो नहीं? कौन है ये बच्चे? क्या इनके डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या कंपनी ऐसे लोगों को नियम तोड़ने की इजाजत देती है? मीरा को इस बात की भनक सुंदर बस्ती में रहते हुए लगी। एक शाम जब वो चूल्हा जला रही थी, रानी दौड़ती हुई आई। अम्मा, टीवी में आपका नाम आया है। मीरा चौंकी नहीं। उसने सिर्फ पूछा, क्या कहा उन्होंने? कुछ लोग कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मीरा ने चूल्हे की आग तेज की, जैसे उस बात को भी उसी में जला देना चाहती हो। उस रात अरविंद ने खुद मीरा को कॉल किया। आप ठीक हैं? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूं, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। मैं जानता हूं। आपने किसी को बताया? नहीं, पर कुछ बातें छिपती नहीं हैं। मीरा ने फोन रख दिया। न नाराजगी थी, न शिकायत, बस एक मौन था जो बोलता ज्यादा था। अगले दिन स्कूल से लौटकर बच्चों ने बताया कि कुछ लड़के उन्हें चिढ़ा रहे हैं। तुम्हारी अम्मा अब सेलिब्रिटी बन गई है, अब तो तुम लोग होटल में खाना खाओगे, है ना? रानी ने चुपचाप अपनी किताब बंद की। उसने अम्मा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ बुझ गया था। उसी शाम सुंदर बस्ती के बाहर एक कैमरा लेकर 2 रिपोर्टर आए। उन्होंने बच्चों से बात करने की कोशिश की। मीरा ने मना किया, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मैम, लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं।
आप क्या छिपा रही हैं? मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बच्चों की आंखों में डर था। उन्हें नहीं पता था कि ये कैमरे वाले कौन हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इधर कंपनी में भी माहौल बदलने लगा। कुछ कर्मचारी मीरा के समर्थन में थे। कुछ ने सोचा कि ये सब सिर्फ सहानुभूति बटोरने का तरीका है। राजन ने फिर एक रिपोर्ट तैयार की। वर्क प्लेस पॉलिसी वायलेशन का मीडिया में लीक होना कंपनी की साख को खतरे में डाल सकता है। अरविंद ने रिपोर्ट देखी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को उन्होंने लीला को बुलाया। तुम्हें लगता है कि मीरा ने ये सब जानबूझकर किया? बिल्कुल नहीं। वो तो कैमरा देखकर पीछे हट जाती है। पर अब सबके सवाल वही हैं, क्या वो सच कह रही है? लीला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सवाल करने वाले वही हैं जो कभी पास आकर पूछते नहीं। मीरा ने कभी कुछ मांगा नहीं। अरविंद ने सिर हिलाया। पर अब उसके सच को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब आंखों से नहीं, स्क्रीन से देखती है। उसी रात अरविंद अकेले सुंदर बस्ती गए। मीरा बाहर बैठी थी, बच्चों को होमवर्क करा रही थी। क्या आप अंदर आ सकते हैं? उसने पूछा। हाँ। अंदर वही पुराना माहौल था, सादगी, तंगी, लेकिन एक गहरी गरिमा। अरविंद ने कहा, आपको लेकर बहुत बातें हो रही हैं। मुझे पता है। आप चाहें तो हम मीडिया को जवाब दे सकते हैं। मुझे सफाई नहीं देनी। मैं सिर्फ खाना दे रही थी, भाषण नहीं। अरविंद चुप हो गए। तभी रानी आई। उसके हाथ में एक कागज था। मैंने एक चिट्ठी लिखी है, उसने कहा। किसे भेजूं नहीं पता, पर आप पढ़ सकते हैं। अरविंद ने वो कागज लिया। उसमें लिखा था, अगर अम्मा सच नहीं हैं, तो हमें मत मानो। लेकिन अगर एक बार भी आपने उन्हें देखा है, तो जान जाओ कि वो हर उस बच्चे की माँ हैं जिसे कोई माँ नहीं मिली। अरविंद ने कागज मोड़ा, अपनी जेब में रखा और कहा, शायद अब हमें भी कुछ लिखना होगा उनके लिए जो पढ़ते हैं, पर समझते नहीं। बाहर गली में कोई फिर कैमरा लेकर घूम रहा था। पर इस बार मीरा नहीं डरी। उसने दरवाजा खोला और कैमरे की ओर देखकर सिर्फ एक बात कही, मेरे पास कोई कहानी नहीं है। सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो भूखे होते हैं, और एक ठंडा डब्बा जो थोड़ा गर्म हो जाता है जब वो मुस्कुराते हैं। सोशल मीडिया पर मीरा की कहानी अब एक भावनात्मक किस्सा नहीं रही थी, वह एक बहस बन चुकी थी। हर पोस्ट के नीचे सैकड़ों कमेंट थे। ये महिला सच्ची है। देखो, उसकी आंखों में सच्चाई है। ना कोई पेपर, ना कोई कानूनी अधिकार। 10 बच्चों को पालना कोई ड्रामा नहीं तो क्या है? ये कहीं एनजीओ के पीछे का चेहरा तो नहीं? क्यों नहीं किसी ने पहले इन बच्चों के बारे में सुना? मीरा की तस्वीरों के नीचे अब हैशटैग्स थे, रियल हीरो, स्लम सेवियर, फूड फ्रॉड। टीवी चैनलों ने भी इस बहस को भुनाना शुरू कर दिया था। एक न्यूज डिबेट में एंकर ने सवाल उठाया, क्या सहानुभूति अब नया बिजनेस मॉडल बन गई है? उधर सुंदर बस्ती में मीरा अब घर से बाहर कम निकलने लगी थी। बच्चों को स्कूल भेजना भी एक कठिनाई बन गया था। हर नुक्कड़ पर कोई नया कैमरा, कोई नई निगाह, कोई नई आशंका। एक दिन जब रानी स्कूल से लौटी तो उसकी आंखें लाल थीं। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। मैडम ने पूछा कि क्या हम सच में तुम्हारे बच्चे हैं? मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने रानी के बालों में उंगलियां फेरते हुए बस इतना कहा, सच को कभी साबित नहीं करना पड़ता बेटा, वो वक्त आने पर खुद बोलता है। पर अब वक्त चुप था और सवाल तेज।
उसी शाम बस्ती के बाहर एक चमचमाती कार रुकी। उससे एक आदमी उतरा, सूट बूट में, स्मार्टफोन कान पर, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने एक पड़ोसी से पूछा, ये मीरा का घर कौन सा है? पड़ोसी ने इशारा किया। वो आदमी सीधे उस झोंपड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। मीरा ने दरवाजा खोला। मैं संजय हूं, नेहा का चाचा। मीरा चौंकी नहीं, पर अंदर से कुछ सिहर गया। नेहा यहां है? संजय ने पूछा। नेहा 10 साल की छोटी बच्ची, जो सबसे चुप रहती थी, वहीं कोने में बैठी थी। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास आई। संजय ने झुककर उसे गले लगाना चाहा, पर नेहा पीछे हट गई। चाची के बाद मैं ही तुम्हारा परिवार हूं, संजय ने मीरा से कहा। अब हालात बदल गए हैं। मैं अब अच्छी नौकरी में हूं, कार है, फ्लैट है। नेहा को अब इन झोंपड़ियों में रहने की जरूरत नहीं है। मीरा कुछ नहीं बोली। मैं उसे लेने आया हूं, संजय ने अंतिम स्वर में कहा। बच्चों की सांसें रुक सी गईं। नेहा के चेहरे पर डर उतर आया। अम्मा, उसने धीरे से कहा। मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहती हो, नेहा? मीरा ने पूछा। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिलाया। नहीं जाना। नेहा, वो तुम्हारा चाचा है, मीरा ने समझाया। पर मैं उसे नहीं जानती। मुझे जाना नहीं है। संजय ने आवाज ऊंची की, आप इसे बहका रही हैं। ये तो कानूनन मेरा खून है। आप क्या हैं इसके लिए? मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़े संजय ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हाँ, मीडिया से बात कर लो। अब ये मुद्दा सिर्फ भावना नहीं, कानून है। अगले ही दिन एक वीडियो वायरल हुआ। एक बच्ची अपनी मां को छोड़ने से इनकार करती है। पर क्या ये मां असली है? वीडियो में नेहा की आंखों के आंसू थे, मीरा की खामोशी और संजय का दावा, मैं इसके अच्छे भविष्य के लिए आया हूं। सोशल मीडिया फिर दो हिस्सों में बंट गया। मीरा भावनाओं का फायदा उठा रही है। एक बच्ची की इच्छा को कोई नहीं समझ रहा। कानून और दिल अलग अलग चीज हैं। पर जब टकराते हैं तो टूटता कौन है? इधर कंपनी में भी हलचल तेज हो गई थी। मानव संसाधन विभाग को कई पत्रकारों के कॉल्स आ रहे थे, क्या कपूर फ्रेट लिमिटेड इस महिला का समर्थन करता है? राजन ने फिर एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अब कंपनी को स्पष्ट रुख लेना होगा। या तो हम इसे समर्थन देते हैं या खुद को अलग कर लेते हैं। अरविंद खामोशी से सब सुनते रहे। नेहा ने धीरे से कहा, अगर हम चुप रहे तो हम क्या संदेश देंगे? राजन ने विरोध किया, हम भावनाओं से कंपनी नहीं चला सकते। अरविंद ने अब पहली बार मीटिंग में आवाज उठाई। कंपनी चलाने के लिए भावनाएं नहीं चाहिए, ये मैं जानता हूं। लेकिन इंसान बने रहने के लिए चाहिए। सन्नाटा छा गया। मैं मीरा की ओर से कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा किसी अजनबी को मां कहता है, तो ये दुनिया को सोचने की जरूरत है, वो अजनबी क्या कर रहा है जो खून का रिश्ता नहीं कर सका। मीटिंग समाप्त हुई। कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन एक हवा बदल चुकी थी। उस रात सुंदर बस्ती में बिजली नहीं थी। बच्चे अंधेरे में बैठे थे। मीरा मोमबत्ती जलाकर सबके चेहरे देख रही थी। कभी कभी लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन भगवान हमेशा होता है। रानी ने पूछा, भगवान क्या अब हमें अकेला छोड़ देगा? मीरा ने मुस्कराकर कहा, नहीं। पर हमें उसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। उसी समय बाहर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। अरविंद दरवाजे के सामने खड़े थे, हाथ में एक छोटा सा बैग।
क्या मैं कुछ पल यहाँ बैठ सकता हूँ? मीरा ने सिर हिलाया। वो भीतर आया, बैग से कुछ किताबें निकालीं। मैं चाहता हूँ कि नेहा और बाकी बच्चे स्कूल में आगे बढ़े। किसी को लगे कि वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में लंबा देखा। कभी कभी जो सबसे ज्यादा दूर होता है, वही सबसे पास खड़ा होता है। अरविंद ने कहा, अब लड़ाई मेरी भी है। मीरा के घर के बाहर अब भीड़ जुटने लगी थी, भी पत्रकार, कभी स्थानीय समाज सेवक, कभी नेता के प्रतिनिधि। हर कोई अपने अपने सवाल लेकर आता, अपने एंगल से देखता और अपनी सुविधा से राय बनाता। नेहा अब डरने लगी थी। रानी गुस्से में रहने लगी थी। और बाकी बच्चे, जिनके नाम कभी किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं हुए थे, अब ट्रेंडिंग में थे। मीरा की आंखें दिन ब दिन थकी हुई दिखने लगीं। लेकिन उसके चेहरे पर एक बात नहीं बदली, वो किसी से कुछ मांग नहीं रही थी। उधर कंपनी के हेड ऑफिस में हालात और पेचीदा हो चुके थे। कॉरपोरेट बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अरविंद कपूर की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे। आप एक वर्कर के निजी जीवन में इस हद तक शामिल क्यों हो रहे हैं? चेयरपर्सन ने सीधे पूछा। क्योंकि अब ये निजी नहीं रहा, अरविंद ने सीधा जवाब दिया। आप कंपनी के चेहरे हैं, मिस्टर कपूर, एक वरिष्ठ निदेशक ने टोका। आपकी हर हरकत ब्रांड की छवि पर असर डालती है। तो क्या छवि बनाए रखना इंसानियत से ऊपर है? अरविंद ने पूछा। हम यहाँ भावनाओं की कंपनी नहीं चला रहे, हम लॉजिस्टिक्स हैं। मीटिंग में चुप्पी छा गई। फिर एक प्रस्ताव रखा गया। कपूर फ्रेट लिमिटेड मीरा देवी और उससे जुड़ी मीडिया बहस से स्वयं को पूर्णतः अलग करता है। कंपनी की कोई सीधी या परोक्ष भूमिका नहीं मानी जाएगी। अरविंद ने उस प्रस्ताव को पढ़ा और बिना बोले फाइल बंद कर दी। क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? किसी ने पूछा। अरविंद ने सिर हिलाया, नहीं। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं कंपनी के फंड से नहीं, अपनी व्यक्तिगत बचत से एक कोष बनाना चाहता हूं, उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई और नहीं देखता। आप सीईओ हैं। आपकी हर व्यक्तिगत पहल को लोग कंपनी से जोड़ेंगे। तो जुड़ने दीजिए। अरविंद की आवाज पहली बार ऊंची हुई। अगर कंपनी का नाम तब जुड़ता है जब पुरस्कार मिलते हैं, तो उससे क्यों अलग किया जाए जब कोई इंसान खड़ा होता है? मीटिंग खत्म हुई। बहुमत ने प्रस्ताव पारित कर दिया, कंपनी का कोई जुड़ाव नहीं होगा। लेकिन अरविंद कपूर अब सीईओ नहीं, एक अभिभावक की तरह बाहर निकले। उसी शाम सुंदर बस्ती में एक नया आदमी आया, सरकारी कर्मचारी, एक कागज लेकर। ये बच्ची नेहा के अभिभावक ने शिकायत दी है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, पर उसका कानूनी हक उसी पर है। क्या बच्ची की राय मायने नहीं रखती? मीरा ने पूछा। वो नाबालिग है। तो क्या दिल भी नाबालिग होता है? सरकारी आदमी चुप रहा। हमें जांच करनी है, उसने कहा। आपके पास बच्चों के कागज नहीं हैं, कोई गोद लेने का कागज नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास हर रात के भूख के आंसू हैं और हर सुबह की मुस्कान, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। सरकारी आदमी ने सिर झुकाया। हम आदेश के अधीन हैं। अगले हफ्ते तक इन बच्चों की कस्टडी पर फैसला होगा। मीरा ने दरवाजा बंद किया। बच्चों को ये बात बताना आसान नहीं था। नेहा सबसे पहले बोल पड़ी, अगर वो मुझे ले जाएंगे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रानी ने कहा, तो हम भी नहीं खाएंगे। मीरा ने सबको गले से लगाया। कुछ आंसू गिरने लगे, पर वो शोर नहीं कर रहे थे, बस भीतरी दरारों को भरने की कोशिश कर रहे थे। उधर अरविंद ने अपने वकीलों से बात की। क्या हम मीरा को लीगल गार्डियन घोषित करा सकते हैं?
उसके लिए स्थायी निवास, आय का प्रमाण और बच्चों के कागज चाहिए। कुछ नहीं है? नहीं सर। और अब तो सोशल मीडिया पर मामला और गर्म हो गया है। सरकार इस पर कोई भी फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं लेगी। अरविंद ने कहा, तो अगर मीरा योग्य नहीं मानी जाती, क्या मैं उन्हें गोद ले सकता हूं? आप? वकील चौंका। हाँ सर, आप अकेले आदमी हैं, उच्च वर्ग से हैं, ये मामला बहुत उलझा हुआ है। विरोध होगा तो होने दीजिए। अरविंद की आंखों में अब कोई शक नहीं था। रात को वो फिर सुंदर बस्ती गया। बच्चे बाहर बैठकर ताश खेल रहे थे। रानी उन्हें पढ़ा रही थी। मीरा अकेली बैठी थी, हाथ में एक पुराना कंबल सी रही थी। आप फिर आए? उसने पूछा। मैं हर दिन आऊंगा, जब तक ये दीवारें टूट नहीं जाती। कौन सी दीवारें? कानून की, समाज की, शक की, जो इन बच्चों और उनके घर के बीच खड़ी हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को ये बच्चे मुझसे वही सवाल पूछें जो मैंने खुद से किया था कि जब सब दूर जा रहे थे तब कोई रुका क्यों नहीं। मीरा की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वो थक चुकी थी रोते रोते। उसने सिर्फ कहा, अगर आप रुकना चाहते हैं तो अब कभी मत जाना। अरविंद ने सिर हिलाया। अब ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं है, अब ये मेरी पहचान की भी लड़ाई है। बाहर कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक नहीं, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं। लेकिन उस रात एक वादा कैमरे से नहीं, आत्मा से किया गया। कपूर फ्रेट लिमिटेड के हेड ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण था। लगातार बढ़ते मीडिया दबाव, सोशल मीडिया पर छवि को लेकर चिंता और निवेशकों की बेचैनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बार फिर आपात बैठक बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस बार मीटिंग को सील्ड रूम में रखा गया था। बाहर सुरक्षा कड़ी थी, अंदर कैमरे बंद, मोबाइल जमा। अरविंद कपूर निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंचे। उनके चेहरे पर एक असामान्य शांति थी, मानो उन्होंने पहले ही अपने भीतर कुछ तय कर लिया हो। चेयरपर्सन ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, आज की बैठक विशेष रूप से अरविंद कपूर द्वारा कंपनी के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार को लेकर रखी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि वे अपना रुख स्पष्ट करें। अरविंद ने बैठक की मेज पर अपनी फाइल रखी और गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरी गतिविधियों से कंपनी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं आज यहां कोई सफाई देने नहीं आया। मैं बस एक निर्णय साझा करने आया हूं। कई लोगों ने कागज उठाए, कुछ ने पेन थामे, मानो कोई नाटकीय बयान आने वाला हो। मैं कपूर फ्रेट लिमिटेड के सीईओ पद से इस्तीफा दे रहा हूं, अरविंद ने शांत स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? चेयरपर्सन के मुंह से निकला। जी, अरविंद ने दोहराया। मैं अब एक ऐसी जिम्मेदारी उठाने जा रहा हूं जो कॉरपोरेट गाइडलाइंस से नहीं, ज़मीर से संचालित होती है। एक निदेशक ने तीखे स्वर में पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि एक सीईओ के रूप में आपने कंपनी के हित को कितनी बार नजरअंदाज किया सिर्फ एक वर्कर की व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप करने के लिए? अगर किसी को खाना देकर इंसानियत निभाना हस्तक्षेप है तो हाँ, मैंने किया, अरविंद ने जवाब दिया। आपके इस्तीफे से स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा, निवेशकों की प्रतिक्रिया आएगी, दूसरे सदस्य ने कहा। फायदे और नुकसान के बीच संतुलन तो मैं वर्षों से साधता आ रहा हूं, अरविंद बोले। पर पहली बार मैं संतुलन नहीं, पक्ष ले रहा हूं। उन बच्चों का जिनके पास न नाम है, न घर, न कोई कागज। मीटिंग बिना किसी निर्णय के समाप्त हुई, लेकिन यह तय था कि कपूर फ्रेट लिमिटेड अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां उसका नेतृत्व बदल चुका है।
उसी दिन अरविंद ने कंपनी की वेबसाइट और मीडिया को एक ओपन लेटर जारी किया। मैं एक निर्णय ले रहा हूं जो शायद बोर्डरूम के हिसाब से तर्कसंगत नहीं है, पर दिल के हिसाब से पूरी तरह स्पष्ट है। मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूं जिन्हें समाज ने अनदेखा किया, और एक महिला के साथ जिसने बिना किसी प्रचार के उन्हें पालने का साहस किया। अगर इसके लिए मुझे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी तो ये सौदा मुझे मंजूर है। शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले अरविंद पागल हो गया है। कुछ बोले वो आखिरकार इंसान बन गया है। कुछ न्यूज चैनलों ने उनकी तुलना कारपोरेट बुद्ध से कर डाली तो कुछ ने उन्हें एक भावनात्मक मूर्ख बताया। उधर सुंदर बस्ती में मीरा ये सब चुपचाप सुन रही थी। रानी ने पूछा, अब क्या होगा अम्मा? मीरा ने जवाब नहीं दिया। वो खुद नहीं जानती थी कि अब क्या होगा। कुछ दिन बीते। मीडिया की उत्सुकता कम होने लगी, लेकिन सरकार की प्रक्रिया तेज हो गई। मीरा को नोटिस दिया गया कि बच्चों की कानूनी संरक्षकता के संबंध में एक औपचारिक सुनवाई तय की गई है। तारीख अगले सोमवार। अरविंद ने अपने वकील से कहा, मैं उस सुनवाई में उपस्थित रहूंगा। सर, आपकी अब कोई आधिकारिक हैसियत नहीं है, पर एक नागरिक के रूप में मैं वहां खड़ा हो सकता हूं। सुनवाई वाले दिन छोटा सा कमरा था, एक सरकारी दफ्तर जैसा। दीवारों पर गुलाबी पेंट, एक पुरानी टेबल, 2 पंखे और 3 अफसर। मीरा बच्चों के साथ पहुंची। सबने साफ कपड़े पहने थे। रानी ने बाकी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया। अरविंद बाद में पहुंचे। वो आम लोगों की तरह एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। अफसरों ने मीरा से पूछा, आप इन बच्चों की देखभाल कैसे करती हैं? काम करती हूं। कुछ दोस्त मदद कर देते हैं। कभी कभी भूखा भी सुला देती हूं, पर छोड़ती नहीं। आपके पास कोई दस्तावेज हैं? नहीं। क्या आप जानती हैं कि ये अवैध है? हाँ, पर भूख भी तो अवैध होनी चाहिए थी। फिर रानी खड़ी हुई। उसने जेब से एक चिट्ठी निकाली और कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं। अफसरों ने अनुमति दी। मैं रानी हूं। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी मां स्टेशन पर मर गई थी। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। तब मीरा अम्मा मिली। उन्होंने मुझे पढ़ाया, खिलाया, मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। बस गले लगाया। अगर आज आप कहेंगे कि मैं उनका हिस्सा नहीं बन सकती, तो मैं भी वही करूंगी जो दुनिया ने मेरे साथ किया, चुपचाप सब छोड़ दूंगी। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि पहली बार मुझे कहीं रहने की वजह मिली है। कमरे में सन्नाटा था। अरविंद ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और अफसरों को दिया। मैं अरविंद कपूर अब इन बच्चों के लिए कानूनी अभिभावक बनने के लिए आवेदन करता हूं। मैं सब दायित्व उठाने को तैयार हूं। क्या आप जानते हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया है? हाँ, पर मैं लंबा चलने के लिए ही आया हूं। अधिकारियों ने कुछ देर परामर्श किया, फिर कहा, फैसला हम बाद में देंगे। लेकिन आप दोनों की बातों ने हमारे काम को मुश्किल जरूर बना दिया है। बाहर निकलते समय नेहा ने अरविंद का हाथ पकड़ लिया। बाबा, क्या अब हम आपके घर चलेंगे? अरविंद झुके और बोले, अभी नहीं। लेकिन अब कोई तुम्हें यहां से जबरदस्ती नहीं ले जा सकेगा। ये वादा है। बस्ती लौटते वक्त मीरा चुप थी। अरविंद ने पूछा, आप क्या सोच रही हैं? मीरा ने कहा, मैं सोच रही हूं कि आप जैसे लोग भी अगर दीवार के उस पार खड़े हों तो शायद ये दुनिया रहने लायक बन ही जाए। सुबह की हल्की ठंडी हवा में सुंदर बस्ती अब भी जाग रही थी, लेकिन उसमें एक नई हलचल थी। झोंपड़ियों के कोनों में लोग खड़े होकर फुसफुसा रहे थे,
बच्चे दीवारों पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे और मीरा के घर के बाहर पहली बार किसी ने रंगोली डाली थी। आज दिवाली थी, लेकिन इस बार सिर्फ त्योहार नहीं था। ये एक प्रतीक था, एक नए आरंभ का, एक नई जगह का और शायद एक नए रिश्ते का। 3 दिन पहले अरविंद कपूर ने एक पुराना 2 मंजिला मकान शहर के बाहरी हिस्से में किराए पर लिया था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मजबूत था। उसमें खिड़कियां थीं जहां से धूप आती थी, एक छोटा सा आंगन था जिसमें तुलसी का पौधा लगा था, और सबसे जरूरी बात, वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई नजर नहीं, कोई ताना नहीं। आज उसी घर में मीरा और बच्चों को ले जाया जाने वाला था। मीरा ने बच्चों को सुबह सुबह उठा दिया था। सबको नहाकर तैयार होना था। नए कपड़े अरविंद भिजवा चुके थे, सफेद कुर्ता, रंग-बिरंगे दुपट्टे और छोटी लड़कियों के लिए चूड़ियां। रानी ने सबसे पहले तैयार होकर झोंपड़ी की दीवार को देखा। यही आखिरी बार है जब हम इस दीवार को देख रहे हैं, उसने कहा। मीरा पीछे से आई और दीवार पर हाथ फेरते हुए बोली, ये दीवार नहीं थी, हमारी ढाल थी। लेकिन अब हमें छत मिली है। शायद दीवार की जरूरत नहीं। दोपहर को एक छोटी सी वैन आई। कोई बड़ा शोर नहीं, न झंडा न पोस्टर, सिर्फ एक साधारण सी गाड़ी, जिसके ड्राइवर ने आदरपूर्वक उतरकर कहा, बच्चों को बैठाइए। बस्ती के लोग दरवाजों से झांक रहे थे। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने फूल नहीं बरसाए, लेकिन कुछ आंखों में जो था वो तारीफ से कहीं ज्यादा था, एक मौन समर्थन। मीरा ने घर के दरवाजे की चौखट को छुआ, झोंपड़ी की मिट्टी को माथे से लगाया और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गई। अरविंद पहले से ही नए घर पर मौजूद थे। उनके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें दिया, मिठाई और एक छोटी घंटी रखी थी। स्वागत है, उन्होंने कहा। मीरा और बच्चे गाड़ी से उतरे। कोई औपचारिकता नहीं हुई, कोई रस्म नहीं। लेकिन जब नेहा ने पहला कदम घर में रखा तो उसकी आंखों में कुछ नया था, एक भरोसा। घर के अंदर हर कमरे को रंगों से सजाया गया था। बच्चों के लिए अलग कमरे, एक पढ़ाई की मेज, दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर, और रसोई में लीला खुद खड़ी थी, पहली बार उस रसोई में जो उसकी नहीं थी, पर अब शायद उससे ज्यादा उसकी थी। आज सबके लिए आलू पूरी और हलवा है, लीला ने हंसते हुए कहा। बच्चों ने घर दौड़ दौड़ कर देखा। कोई बालकनी में खड़ा हो गया, कोई आंगन में भागा, कोई रसोई में झांका। रानी ने मीरा से पूछा, ये सब सच है? मीरा ने कहा, पता नहीं, लेकिन अगर सपना है तो भी मैं जागना नहीं चाहती। शाम होते होते पूरा घर दियों से भर गया था। हर खिड़की पर, हर कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, ना सिर्फ तेल से बल्कि उम्मीद से। अरविंद बच्चों के साथ आंगन में खड़े थे। उन्होंने सबको एक एक दिया दिया। आज हर कोई एक दीपक उस चीज के नाम जलाएगा जो उसने खोया और जिसे फिर से पाना चाहता है। नेहा ने दिया उठाया और कहा, मैं उसे जलाती हूँ मेरी माँ की याद के लिए और अम्मा के साथ हर दिन के लिए। रानी ने कहा, मैं उसे जलाती हूँ उन सपनों के लिए जो अब डर नहीं देते। मीरा ने दिया उठाया और बस इतना कहा, उनके लिए जो मेरे अपने नहीं थे लेकिन आज मेरे अपने बन गए। अरविंद ने भी एक दिया जलाया, धीरे से, बिना कुछ कहे। लेकिन जब बच्चों ने जिद की तो उन्होंने कहा, मैं इसे जलाता हूँ उस हिस्से के लिए जो मुझमें हमेशा अधूरा था, अब शायद थोड़ा पूरा हुआ है। रात को भोजन के बाद बच्चे थककर सो गए। कुछ जमीन पर ही लुढ़क गए, कुछ पलंग पर। मीरा आंगन में बैठी थी, हाथ में एक अधजला दिया लिए। अरविंद पास आए और पूछा, आपको कैसा लग रहा है? जैसे मैं पहली बार किसी घर में बैठी हूँ और डर नहीं है कि कोई आकर पूछेगा कि तुम यहाँ क्यों हो। अरविंद ने कहा,
अब कोई नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो जवाब मैं दूंगा। मीरा ने एक लंबा मौन रखा, फिर बोली, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ खो दिया इस सब में? अरविंद ने मुस्कराकर कहा, जो मैंने खोया वो शायद कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन जो पाया है वो अब मेरा नहीं भी रहे तब भी मैं उसका रहूंगा। चांद की रोशनी आंगन में पड़ रही थी। दूर किसी मंदिर में आरती की आवाज गूंज रही थी। मीरा ने अरविंद की ओर देखा और पहली बार धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्द कम और मौन अधिक सच्चा होता है। दिवाली के बाद की सुबह हल्की ठंडी थी, लेकिन मीरा के नए घर में एक अलग ही गर्माहट थी। आंगन में तुलसी पर चढ़े दिए अब बुझ चुके थे, लेकिन बच्चों की आंखों में एक स्थायी उजाला रह गया था। वे अब सिर्फ शरणार्थी नहीं थे किसी उदास गलियों के, बल्कि ऐसे बच्चे थे जिन्हें पहली बार घर मिला था, सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि भरोसे का। लेकिन सुकून की ये सुबह ज्यादा देर नहीं ठहर पाई। शहर के प्रशासनिक भवन से एक नोटिस आया। राज्य बाल कल्याण समिति द्वारा आपके संरक्षकत्व के दावे पर अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है, सोमवार सुबह 10 बजे। निर्णय उसी दिन घोषित किया जाएगा। मीरा ने चिट्ठी को चुपचाप पढ़ा, फिर अरविंद को दिखाया। अरविंद बोले, यही वो मोड़ है जहां भावनाएं और कागज एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 दिन तक तैयारी चली। वकील दस्तावेज तैयार कर रहे थे, अरविंद संपर्कों से मदद मांग रहे थे, और मीरा बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी, खासकर नेहा को। तुम्हें वहां बोलना है, मीरा ने कहा, पर किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने सच के लिए। नेहा ने सिर हिलाया। फिर आया सोमवार। सुबह सूरज थोड़ा धुंधला था, जैसे आसमान भी इस सुनवाई को लेकर सशंकित हो। सरकारी भवन की तीसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल था, जिसके एक छोर पर समिति के 3 सदस्य बैठे थे। सामने लंबी मेज थी, कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ पत्रकार और पीछे दर्शक दीर्घा में बैठी जनता। मीरा एक साधारण साड़ी में आई थी। उसके चेहरे पर कोई सजावट नहीं थी, पर उसकी आंखों में वर्षों की थकान और दृढ़ता एक साथ बैठी थी। अरविंद एक साधारण कुर्ता पायजामा में थे। उनके पास न कोई ब्रीफकेस था, न कोई बिजनेस कार्ड, सिर्फ एक फोल्डर जिसमें बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और मीरा के हाथ से लिखे गए नोट्स थे। सुनवाई शुरू हुई। पहले संजय को बुलाया गया, नेहा का चाचा। उसने कहा, मैं खून का रिश्ता हूं। भले मैं कुछ समय दूर रहा, पर अब मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। मीरा देवी बच्चों को अपने पास रख रही हैं, बगैर किसी कानूनी अधिकार के। उसके वकील ने दस्तावेज पेश किए, जन्म प्रमाण पत्र, उसके निवास और आय के कागज। फिर मीरा को बुलाया गया। आपके पास क्या दस्तावेज हैं? अध्यक्ष ने पूछा। मीरा ने चुपचाप एक डायरी आगे रखी। इसमें बच्चों की दवाई का समय है, स्कूल के होमवर्क की लिस्ट, किसे किस चीज से डर लगता है और किसका पसंदीदा रंग क्या है। पर यह कोई कानूनी प्रमाण नहीं है, सदस्य ने कहा। सच के लिए अक्सर कागज नहीं होते, मीरा ने उत्तर दिया। और बच्चों की परवरिश का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका भरोसा। फिर नेहा को बुलाया गया। वो घबराई हुई थी। मीरा ने उसका हाथ दबाया और कहा, मैं यही हूं। नेहा सामने आई। उसके हाथ में एक कागज था। वो कांपते स्वर में पढ़ने लगी। मेरा नाम नेहा है। मुझे नहीं पता मेरा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैंने जीना कब शुरू किया, जब मीरा अम्मा मिली। उन्होंने मुझे कभी मेरा नाम नहीं पूछा, पर हर बार मेरा नाम लिया जब मैं डर गई, जब मुझे बुखार था, जब मैंने पहली बार स्कूल में नंबर लाया। अगर आप मुझसे मेरा खून पूछते हैं
तो मैं कहती हूँ मैं खून से नहीं, पर खून से बढ़कर रिश्ते से जुड़ी हूँ, और मैं अपने उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकती। नहीं अब। कमरे में एक मौन छा गया। नेहा के बाद रानी ने भी बोलने की अनुमति मांगी। जब मैंने पहली बार अपने माँ बाप को खोया, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर किसी को माँ कह सकूंगी। पर जब मीरा अम्मा ने मुझे रोटी दी और बिना सवाल पूछे गले लगाया, तब मैंने जाना कि माँ होना जन्म से नहीं, अपनाने से होता है। अब पूरा कमरा स्थिर था। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ एक कानूनी मामला है। अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को अंतिम बयान देने को कहा। अरविंद खड़े हुए। मीरा देवी कोई संस्था नहीं है, न कोई एजेंडा है उनका। वो बस एक इंसान हैं, जिन्होंने अपनी सीमाओं से लड़कर इन बच्चों को जिंदगी दी है। और अगर आज इस व्यवस्था में इतना भी साहस नहीं है कि वो एक सच्चे रिश्ते को पहचान सके, तो हमें अपने कानूनों पर ही पुनर्विचार करना चाहिए। सुनवाई समाप्त हुई। निर्णय शाम को घोषित होना था। मीरा बच्चों के साथ बाहर लॉन में बैठी रही। कोई उत्तेजना नहीं, न कोई उम्मीद से भरा बयान। बस एक शांति थी, जैसे जो भी हो, कम से कम अब सच बोला जा चुका है। शाम के 5 बजे समिति के कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी हुआ। राज्य बाल कल्याण समिति यह घोषणा करती है कि मीरा देवी को इन 10 बच्चों की अस्थायी संरक्षकता प्रदान की जाती है, जब तक कि स्थायी गोद लेने की प्रक्रिया पूरी न हो। कोर्ट इस मामले को अपवाद मानते हुए भावनात्मक संरक्षण के आधार पर मान्यता देती है। खबर टीवी पर चली। कुछ ने सराहा, कुछ ने फिर भी सवाल उठाए। पर मीरा के घर में पहली बार सबने एक साथ खाना खाया, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के। नेहा ने पूछा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे ना? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें वहां से नहीं ले जा सकता जहां हम रहना चाहते हैं। अरविंद खड़ा था, खिड़की के पास। वो अब एक बिजनेस लीडर नहीं था, वो एक घर का हिस्सा था। और उस रात जब सारे बच्चे सो गए, मीरा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब शायद मैं भी सांस लेने लगी हूं। जीने नहीं, बल्कि साथ जीने के लिए। सर्दियों की सुबह थी। हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी, जैसे पुराने स्कमों पर गर्म हाथ रख दिया गया हो। मीरा धीमे धीमे तुलसी को पानी दे रही थी। उसके बाल अब और भी सफेद हो चले थे, लेकिन चेहरे पर वही स्थिर शांति थी जो वर्षों के संघर्षों से ही आती है। घर अब एक व्यवस्थित जगह बन चुका था। कमरों में बच्चों की किताबें थीं, रसोई में मीठी खीर की महक, और दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्रपेड़, सूरज, घर और माँ। आज कोई विशेष दिन नहीं था। न कोई त्योहार, न कोई सरकारी सुनवाई, न कोई पत्रकार। पर मीरा जानती थी यही सबसे खास दिन होते हैं, जब जीवन चुपचाप बहता है, बिना किसी हंगामे के। अरविंद आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चश्मे के नीचे से वो कभी कभी मीरा की ओर देखते, जैसे अब भी यकीन नहीं हो रहा हो कि ये सब सच है। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, नेहा ने आकर कहा। मैडम ने कहा था कि इस बार कोई गार्जियन जरूर आए। मीरा ने पूछा, तुम चाहती हो मैं चलूं या बाबा? नेहा हंस पड़ी। आप दोनों चलिए। फिर वो लोग पूछेंगे कि इतनी किस्मत कैसे मिली। अरविंद ने चश्मा उतार दिया। अगर वक्त रहे तो मैं मिठाई भी ले आता हूं। नेहा टॉप आई है न इस बार? नेहा शर्मा गई। बस हिंदी में आया। गणित में रानी ने मुझे हरा दिया। रानी पास से आवाज देती है, क्योंकि गणित में भावनाएं नहीं चलती, सिर्फ उत्तर चलते हैं। सभी हंस पड़े। दोपहर तक सब अपने अपने कामों में लग गए थे। कुछ बच्चे स्कूल चले गए, कुछ घर पर होमवर्क कर रहे थे।
मीरा ने रसोई में खिचड़ी चढ़ाई और अरविंद बाहर के गमलों में मिट्टी डाल रहे थे। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया, लाठी के सहारे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या ये मीरा का घर है? उसने पूछा। मीरा बाहर आई। जी, मैं मीरा हूं। कहिए। मैं बस्ती से आया हूं। वही पुरानी सुंदर बस्ती से। वहां अब आपकी बहुत याद आती है। कोई बच्चों को पढ़ाता नहीं, कोई घरों में दिया नहीं जलाता। आप जो थीं वो अब कोई नहीं है। मीरा कुछ नहीं बोली, बस एक गिलास पानी लाकर दिया। आप चाहें तो वहां फिर से आ सकते हैं, बूढ़े ने कहा। आपके जैसा कोई और नहीं मिला। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं वहां नहीं रह सकती, लेकिन वहां के लिए जरूर कुछ कर सकती हूं। अरविंद ने बात सुनी और अंदर जाकर कुछ कागज लाए। हमने एक छोटा फंड बनाया है, सुंदर साख। उस बस्ती के बच्चों के लिए किताबें, स्टेशनरी और हेल्थ चेकअप। मीरा इसकी संरक्षक हैं। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। आप दोनों सिर्फ लोग नहीं हैं, आप लोग रोशनी हैं। शाम को बच्चे लौटे। सबके पास अपनी अपनी कहानियां थीं। मैडम ने पूछा, तुम्हारे घर में इतने लोग कैसे रहते हैं? मैंने कहा, क्योंकि अकेले रहने से अच्छा है साथ रहना। आज स्कूल में एक नया लड़का आया था। बहुत चुप था। मैंने उससे कहा, अगर तुझे कोई माँ चाहिए तो मैं जानती हूँ एक बहुत अच्छी माँ को। मीरा चुपचाप सुनती रही। अब उसे बच्चों के इन छोटे छोटे संवादों में ही जीवन का बड़ा सत्य दिखता था। रात को सबने मिलकर खाना खाया। फिर मीरा ने बच्चों से कहा, आज एक कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। सब गोल घेरे में बैठ गए। मीरा ने कहा, एक बार की बात है, एक झोंपड़ी थी। वहां एक औरत रहती थी, जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा न ना। पर एक दिन एक बच्चा आया, भूखा। उसने रोटी दी। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो झोंपड़ी एक घर बन गई। और वो औरत, वो माँ बन गई हर उस बच्चे के लिए जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जिसने उस औरत को पहचान लिया। नेहा ने पूछा, फिर क्या हुआ? मीरा मुस्कराई, फिर वो सब एक साथ रहने लगे। किसी को डर नहीं था कि कल क्या होगा, क्योंकि उन्हें आज का साथ मिल गया था। और जब कोई पूछता, तुम किसके बच्चे हो, तो वो जवाब देते, हम उस औरत के बच्चे हैं जिसे दुनिया मीरा कहती है, लेकिन हम उसे अम्मा कहते हैं। अरविंद ने धीमे स्वर में जोड़ा, और कोई पूछता, उस आदमी का नाम क्या है जो उनके साथ रहता है, तो बच्चे कहते, वो हमारे बाबा हैं। वो हमारे साथ नहीं थे जब हम पैदा हुए, लेकिन वो हर उस पल हमारे साथ हैं जब हम जीते हैं। अब सब चुप थे। सिर्फ एक पंखा चल रहा था और खिड़की से आती हवा में हल्की सी खीर की महक बाकी थी। मीरा ने बच्चों को सुला दिया। नेहा ने जाते जाते पूछा, क्या ये कहानी आप कभी किताब में लिखेंगी, अम्मा? मीरा ने जवाब दिया, शायद नहीं। लेकिन अगर तुम लोग इसे जीते रहो तो किसी किताब की जरूरत नहीं। रात बहुत धीमी थी। अरविंद खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। मीरा पास आई और पूछा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, अरविंद बोला। बस ये सोच रहा हूं कि अगर उस दिन तुम्हें नोटिस न मिला होता तो शायद ये सब कभी शुरू ही न होता। मीरा बोली, तो कभी कभी अंत नहीं, शुरुआत भी नोटिस से होती है। अरविंद ने कहा, अब कोई नोटिस नहीं आएगा। मीरा ने सिर हिलाया, हाँ। अब सिर्फ आम दिनों की सुबह आएगी और वही हमारे लिए सबसे खास होगी। आंगन में तुलसी का पौधा धीमे धीमे हिल रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, लेकिन अगर कोई दिल से सुनता
तो समझता कि उस घर में हर दिन एक छोटी सी क्रांति हो रही थी।